Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य निःशुल्क टेस्ट सीरीज 14। जी हाँ, इससे पहले 13 टेस्ट पेपर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखे तो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हिंदी विषय से स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या फिर नेट, जेआरएफ और टीजीटी, पीजीटी आदि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाली अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो टेस्ट पेपर है वो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण के साथ ही जो आदिकाल है, तो इस ये जो चैप्टर है, टॉपिक है, इसमें से आज के प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रस प्रधान ना होकर श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा विकल्प 2 बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ नहीं होकर के क्या है, श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है बीसलदेव रासो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थानी भाषा और साहित्य राइटर हैं मोतीलाल मेनारिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो साथियों, यहाँ पर ये जो 3 विकल्प हैं, इनके राइटर जो हैं, इन पुस्तकों के राइटर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन विकल्प 2 की बात करें, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो इसके राइटर जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है बल्कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सर्वप्रथम ग्रंथ है, उस इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1739 ईस्वी, 1788 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1850 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका सही जवाब है 1839 ईस्वी, यानी कि विकल्प 3। जी हाँ, गारसाद तासी ने अपना जो ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ की बात करें तो गारसाद तासी ने लिखा, वो था 1839। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? गारसाद तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि शुरू की जो 3 विकल्प हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन विकल्प 4 जो है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है, बल्कि यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प, यानी कि जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ये गलत है, बल्कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी आसान सवाल ही हम ज़्यादातर गलत करके आते हैं, उसी का खामियाजा नुकसान हमें रिज़ल्ट के टाइम उठाना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद ही जवाब दें। जिसका सही जवाब होगा विकल्प 4, फ्रेंच। जी हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है गारसाद तासी, जी हाँ, गारसाद तासी ने लिखा है, और वो किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया, इसका सही जवाब होगा विकल्प 4। बढ़ते हैं आगे। नागरी प्रचारणीय सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वरहद इतिहास के 6ठे खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ, काशी नागरी प्रचारणीय सभा द्वारा प्रकाशित जो हिंदी साहित्य का वरहद इतिहास, इसके 6ठे खंड का नाम क्या है? रीतिकाल। इसके संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प 2 सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, रीतिकाल। जी हाँ, जो रीतिकाल नाम दिया गया है
उत्तर मध्यकाल, जो उत्तर मध्यकाल था उसको विद्वानों ने रीतिकाल नाम दिया, और इस रीतिकाल जो नाम है इसका नामकरण का जो आधार है वो क्या रहा है, प्रवृत्ति के आधार पर। तो प्रवृत्ति के आधार पर अगर नामकरण किया गया तो कौन से काल का किया गया है, रीतिकाल का। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, जागरण, सुधार काल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? गद्य काल, गद्य काल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया है? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 2। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है वो 1050 विक्रम संवत से माना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा? मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? संधिकाल और चारणकाल सर्वप्रथम इसको कहा। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो सही विकल्प होगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, काफ़ी प्रसिद्ध ये प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो कालों का नामकरण किया तो ये किस आधार पर किया? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है वो आधुनिक काल, देखिए प्रश्न को पूरा पढ़े, अच्छे से समझे, आधुनिक काल की बात की जा रही है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 सन 1857 ईस्वी। जी हाँ, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है वो आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 ईस्वी से मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुईपा, सरहप्पा, चंद्रबरदाई, पुष्पदंत। इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 सरहप्पा। जी हाँ, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र, इन दोनों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। तो यह विकल्प 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से मानते हैं? देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो ये काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य का प्रारंभ या हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 750 विक्रम संवत। जी हाँ दोस्तों, 750 विक्रम संवत, यानी कि विकल्प 2 इसका सही जवाब है। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने माना है 750 विक्रम संवत से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देवसेन कृत श्रावकाचार की रचना कब हुई? देखिए, जैन कवि देवसेन ने जो रचना लिखी श्रावकाचार, जो हिंदी की प्रथम रचना या प्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो इसका रचना काल कब, यानी कि रचना कब हुई? 733 ईस्वी, 833 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1033 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प 3 933 ईस्वी, यानी कि देवसेन का श्रावकाचार कब लिखा गया? 933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवि सरहप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या माना है, या राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? 7वीं शती, 8वीं शती, 9वीं शती और 10वीं शती। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 1, यानी कि 7वीं शती। जी हाँ दोस्तों, सिद्ध कवि सरहप्पा जो हैं, जो हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका समय, इनका काल क्या माना है? 7वीं शती। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सिद्ध कवि सरहप्पा का समय काल सांकृत्यायन ने कब माना है? 7वीं शती। बढ़ते आगे। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है, यानी कि सही है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वीराज रासो के विषय में जो धारणा सबसे अधिक उपयुक्त है वो है अर्धप्रामाणिक। जी हाँ दोस्तों, अर्धप्रामाणिक, यानी कि कुछ विद्वान इसको प्रामाणिक मानते हैं तो कुछ विद्वान इसको अप्रामाणिक मानते हैं, लेकिन अर्धप्रामाणिक रचना इसको कह सकते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इसे अर्धप्रामाणिक रचना माना है। तो पृथ्वीराज रासो के विषय में अगर जो धारणा सबसे अधिक उपयुक्त है कि प्रामाणिक है, अप्रामाणिक या अर्धप्रामाणिक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा विकल्प 3 अर्धप्रामाणिक।
अगला प्रश्न है बीसलदेव रासों का प्रधान रस क्या है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए बीसलदेव रासों का जो प्रधान रस है उसकी अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 श्रृंगार रस, यानी कि बीसलदेव रासों का प्रधान रस वीर रस नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासों की व्युत्पत्ति रसायन से हुई, रासों की व्युत्पत्ति रास से हुई, रासों की व्युत्पत्ति रासक से हुई, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत अगर किसी माना जा सकता है, माना गया है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 रासों की व्युत्पत्ति रासक शब्द से हुई है या राशक से हुई है। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उन्होंने इसी की बात की है, यही उनका मत रहा है कि रासों की उत्पत्ति रासक से हुई है और यही मत अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों के वरहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए पृथ्वीराज रासों के वरहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? 29, 39, 69, 99। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ 69, यानी कि 69 सर्ग पृथ्वीराज रासों के वरहद रूपांतर में मिलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? अधिकांश रासों काव्य प्रामाणिक हैं, अधिकांश रासों काव्य अप्रामाणिक हैं, बीसलदेव रासों वीर रस प्रधान ग्रंथ है और पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प, जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो देखिए अधिकांश रासों काव्य प्रामाणिक है, ये भी गलत है। अधिकांश रासों काव्य अप्रामाणिक है, ये भी गलत है। और बीसलदेव रासों वीरस प्रधान ग्रंथ नहीं है, श्रृंगार प्रधान है, इससे पहले हमने पढ़ा। तो दोस्तों सही जवाब होगा विकल्प 4 पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए? स्वयंभू, धनपाल, हेमचंद्र, खुसरो। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल की प्रसिद्ध रचना है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, यानी कि ये जो ग्रंथ है, रचना है भविष्यत कहा, इसके रचनाकार कौन है? धनपाल। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 जैन साहित्य। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल में चरित काव्य की बात की जाए तो सर्वाधिक जैन साहित्य में ये चरित काव्य लिखे गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1। अगला प्रश्न है प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, छंद शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो प्रश्न है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप जरूर याद रखें दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी गलती आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 यानी कि छंद शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, प्राकृत पेंगलम की बात की जाए तो इसका जो विषय है, जिस विषय पर यह रचना केंद्रित है, वो है छंद शास्त्र। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, शंभू। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 यानी कि विद्यापति। जी हाँ, जो मैथिल कोकिल है, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, विद्यापति जी को, उन्हें ही अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 विद्यापति। अगला प्रश्न है यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 परमाल रासो। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी जो की है वो परमाल रासो जो ग्रंथ है, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है, तो उसके लिए रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 परमाल रासो। अगला प्रश्न है रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 19, 24, 29, 31। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो रासक छंद की अगर बात की जाए तो इसमें कितनी मात्राएं होती है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 29। जी हाँ दोस्तों, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 29 मात्राएं होती है। 29 मात्राओं का यह एक छंद होता है। तो विकल्प 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन नृपकाज पंक्ति किसकी मानी जाती है? जलहन, जगनीक, चंद्रबरदाई, दलपति, विजय। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 चंद्रबरदाई। जी हाँ, जो
चंद्रवरदायी, ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदायी। तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ये पंक्ति देखने को मिलती है, पुस्तक जलन हत दे चली नर गज्जन नृप काज। तो ये पंक्ति जो है ये किसकी मानी गई है? चंद्रवरदायी की मानी गई है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है, इसकी प्रबंधात्मकता, ऐतिहासिकता, भाषिक संरचना या चरित्रांकन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, इसकी ऐतिहासिकता। जी हाँ, अगर पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसका सर्वाधिक विवादित जो पक्ष है रहा है वो है इसकी ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता को लेकर के इस पर ज़्यादातर विवाद रहा है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, ऐतिहासिकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ यानी कि शिलांकित ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चर्यापद, राउलवेली, प्रबंध चिंतामणि। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ, रोड़ा कवि की द्वारा लिखी हुई राउलवेली जो है वो शिलांकित कृति यानी कि यह ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, राउलवेली। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट पेपर आप सभी के लिए, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसी तरह आगे भी भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के साथ ही भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टेस्ट पेपर में किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे एजुकेशन और मोटिवेशनल वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई बात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।